हवा में बासी खाने की बदबू खुली हुई थी। खाली एनर्जी ड्रिंक के कैंस मेज पर बिखरे पड़े थे। लैपटॉप की स्क्रीन की धीमी रोशनी कमरे में परछाइयां बना रही थी। एक अकेला लड़का बस मुश्किल से जवान कीबोर्ड पर झुका हुआ था। उसकी उंगलियां कीज पर बड़ी आसानी से चल रही थी। ये था आर्यन कुरताज, अभी 18 साल का भी नहीं, लेकिन कंप्यूटर में वो एक शातिर खिलाड़ी। इंटरनेट की दुनिया में एक आज़ाद पंछी। बाहर दुनिया रौनक से भरी थी, इस सादे होटल कमरे में छिपे तूफान से अनजान, लेकिन अंदर आर्यन अपनी दुनिया का बादशाह था, डिजिटल दुनिया का मालिक। वो तबाही मचाने वाला था। खामोशी को सिर्फ कीज की आवाज़ और कभी कभी उसके गुस्से की धीमी आवाज़ तोड़ रही थी। आर्यन पूरी तरह से ध्यान लगाए बैठा था। उसका दिमाग कोड और ट्रिक्स से भरा हुआ। वो कई दिनों से लगा हुआ था, कैफीन और खुद को साबित करने की जिद से भरा हुआ था। दुनिया ने उसे कम आता था, उसे एक और बेकार टीनेजर समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। उन्हें जल्द ही सबक मिलने वाला था। उसने पहले भी ताकत का मज़ा चखा था, मुश्किल सिस्टम्स को तोड़ने का नशा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसकी नज़र एक ऐसे टारगेट पर थी जो डिजिटल दुनिया में तहलका मचा देगा। इस बार वो रॉकस्टार गेम्स के पीछे पड़ा था। आर्यन का बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, या आजकल के ज़माने में जितना नॉर्मल हो सकता है उतना। उसे माइनक्राफ्ट की दुनिया बहुत पसंद आई, एक ऐसी जगह जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। उसने घंटों नए नए घर बनाए, नई नई जगहें खोजी। ये उसकी अपनी दुनिया थी, उसका अपना अड्डा। लेकिन आर्यन को माइनक्राफ्ट में सिर्फ खेलने से ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पाची, प्रोग्रामिंग और हैकिंग सीखी। उसे गेम के सर्वर में छोटी मोटी खामियां मिली, जिससे वो बाकी खिलाड़ियों से आगे निकल जाता था। उसने ये खामियां गेम बनाने वालों को बताई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी बात अनसुनी कर दी गई। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बेरहम थी। आर्यन को लगा कि उसकी बेइज्जती हुई, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। यहीं से सब बदल गया। गुस्से का बीज बोया गया, जो जल्द ही बहुत खतरनाक रूप लेगा। रिजेक्शन ने आर्यन के गुस्से में भी का काम किया। वो इंटरनेट की दुनिया में, उसके नीचे छिपी एक दुनिया में अचानक से पहुंच गया। वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट्स की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी स्किल्स को नज़रअंदाज नहीं किया जाता था, बल्कि सब चाहते थे। वो इंटरनेट के अंधेरे रास्तों में और आगे बढ़ता गया, नॉलेज और कनेक्शंस ढूंढता हुआ। मनाही चीज़ों का आकर्षण उसे अपनी तरफ खींचता रहा। उसने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में सीखा, लोगों को बहला फुसलाकर उनसे राज की बातें उगलवाने का हुनर। उसने फिशिंग की टेक्निक्स में महारत हासिल की, भोले भाले लोगों को फंसाने वाले ईमेल्स बनाना सीखा। और फिर उसे पता चला एसिम स्वैपिंग के बारे में, एक ऐसा तरीका जिससे वो फ़ोन नंबर्स हाईजैक कर सकता था और सिक्योरिटी मेजर्स को चकमा दे सकता था। आर्यन की स्किल्स बढ़ी और उसके साथ उसका नाम। वो साइबर क्राइम की छिपी हुई दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। उसकी सर्विसेज के बदले बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज दिए जाते थे। उसे अपना रास्ता मिल गया था। अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को किसी ठोस चीज़ में, किसी ताकतवर चीज़ में बदलने का तरीका। वो नज़रअंदाज किया हुआ टीनेजर नहीं था, डिसमिस्ड गेमर नहीं था। तो एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे सबको डर लगता था। मशीन में एक भूत। आर्यन की असली प्रतिभा जीरो डे वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और उनका इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता में थी। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कमजोरियां थीं, जिनका इस्तेमाल सिस्टम्स में बिना इजाज़त एंट्री पाने के लिए किया जा सकता था। इन कमजोरियों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। वो घंटों कोड को पढ़ता रहता था, उस एक छोटी सी गलती को खोजता रहता था, और जब वो उसे ढूंढ लेता था तो बहुत अच्छा लगता था। ये उसकी स्किल्स की पुष्टि थी। उसने सिस्टम को चकमा दिया था। ये जीरो डे एक्सप्लॉइट्स कीमती थे। साइबर क्रिमिनल्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों के द्वारा बहुत ज़्यादा मांगे जाते थे। आर्यन उन्हें आसानी से सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले को बेच सकता था, लेकिन उसके दूसरे इरादे थे। वो सिर्फ मशीन का एक छोटा सा हिस्सा बनकर संतुष्ट नहीं था। वो और चाहता था। वो अपना खुद का कुछ बनाना चाहता था। वो एक विरासत बनाना चाहता था। सेक्शन 5, लैप्सस डॉलर का जन्म। लैप्सस डॉलर का विचार इंटरनेट की अंधेरी गलियों में, गुप्त चैट रूम्स में पैदा हुआ, जहां साइबर अपराधी इकट्ठा होते थे। इसकी शुरुआत एक जैसे सोच वाले लोगों के एक छोटे समूह से हुई। हैकर्स
और सोशल इंजीनियर्स जिनको एक ही मकसद ने साथ लाया। वो पुराने तरीकों से तंग आ चुके पारंपरिक हैकिंग समूहों के पदानुक्रम से। वो कुछ अलग चाहते थे, कुछ अधिक गतिशील, कुछ अधिक अराजक। लैप्सिस डॉलर विचारधारा या राजनीतिक बयानों के बारे में न, ये शुद्ध खालिस अराजकता के बारे में। वो कमजोरियों को उजागर करने, यथास्थिति को भंग करने की इच्छा से प्रेरित होकर किसी को भी और सबको निशाना बनाते थे, बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर सरकारी एजेंसियों तक। वो डिजिटल उपद्रवी थे, इंटरनेट पर अपनी छाप छोड़ते थे, अपने पीछे अराजकता और विघटन का निशान छोड़ते जाते थे। उनके तरीके उतने ही निर्लज थे जितने पर है। वो सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का उपयोग करने से, एक्सेस क्रेडेंशियल्स के लिए कर्मचारियों को रिश्वत देने से या पुराने ज़माने के ब्लैकमेल का सहारा लेने से नहीं डरते थे। वो मानवीय कमजोरी का फ़ायदा उठाने में माहिर थे, लालच, डर और अज्ञानता का फ़ायदा उठाते थे, और वो जो करते थे उसमें अच्छे थे, बहुत अच्छे। भाग 6, हैक्स का सिलसिला। लैप्सिस डॉलर ग्रुप ने अपने बेधड़क हमलों के लिए जल्दी ही बदनामी हासिल कर ली। उन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाओं को निशाना बनाया। उनके हैक्स दुनिया भर में सुर्खियां बनते थे। उन्होंने ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय के सिस्टम तोड़े, मरीजों का गोपनीय डेटा लेकर भाग गए। उन्होंने पुर्तगाल की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी के नेटवर्क्स में घुसपैठ कर उनके डेटा को फिरौती के लिए बंधक बना लिया। वो ओक्टा के सुरक्षा घेरे को भी भेदने में कामयाब रहे, एक कंपनी जो हजारों दूसरे व्यवसायों को पहचान प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिससे उन्हें गोपनीय जानकारी के खजाने तक पहुंच मिल गई। वो आधुनिक ज़माने के समुद्री डाकू जैसे थे, डिजिटल समुद्र में सफ़र करते हुए जो चाहे लूटते हुए। लेकिन ये सिर्फ डेटा के बारे में नहीं था। लैप्सिस डॉलर उस अफरा तफरी में मज़े लेता हुआ दिखता था जो वो पैदा करता था, उस डर और अनिश्चितता में जो वो होते थे। वो अक्सर चुराया हुआ डेटा ऑनलाइन हिट करते थे, संवेदनशील जानकारी दुनिया में सामने उजागर करते थे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कर सकते थे। वो दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक आंख का कांटा थे। उनका विकेंद्रीकृत ढांचा और लगातार बदलती रणनीति उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल बनाते थे। सेक्शन 7, डॉक्सबिन की बर्बादी। एरियन का डाउनफॉल आयरॉनिकली उसकी खुद की अजेय भावना से शुरू हुआ। वो हमेशा डॉक्सबिन से फैसिनेटेड रहा था, एक वेबसाइट जो लीक्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन होस्ट करने के लिए बदनाम थी। वो इसे एक टूल के रूप में देखता था, एक हथियार जो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें वो डिजर्विंग समझता था। लेकिन डॉक्सबिन के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट उसकी बर्बादी साबित होगा। लापरवाही के एक पल में एरियन ने डॉक्सबिन तक अपने एक्सेस का इस्तेमाल एक पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए किया। उसने एक राइवल हैकर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, एक ऐसा मूव जो उसे भूतिया करने के लिए वापस लाएगा। राइवल बिट्रेयल से एनरेजेड होकर बदला लेने की कसम खाई। उसने एरियन और उसके एसोसिएट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता था गैदर की, उनकी आइडेंटिटीज और लोकेशंस को पीस टुगेदर किया। ज़्यादा समय नहीं लगा जब आर्यन का असली नाम एरियन कुर्ताज डार्क वेब पर सर्कुलेट हो रहा था, उसके एड्रेस और दूसरी पर्सनल डिटेल्स के साथ। वो वही बन गया था जिसका वो एक्सप्लॉइट करना चाहता। एक डार्क, वो अब फैंटम नहीं था, मशीन में मूड नहीं था, वो फ्लैश एंड ब्लड था, एक्सपोज्ड और वल्नरेबल। सेक्शन 8, रॉकस्टार का पतन। लूमिंग थ्रेट के बावजूद एरियन एक फाइनल ऑडेशियस हैक के लालच को रोक नहीं पाया। रॉकस्टार गेम्स, वाइल्डली पॉपुलर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज के क्रिएटर्स उसके निशाने पर थे। वो हमेशा उनके गेम्स का दीवाना था, अनगिनत घंटे उनकी वर्चुअल वर्ल्ड्स में डूबा रहता। अब वो पलटवार करने वाला था, उनके सिस्टम्स में घुसने वाला था और उनके डिजिटल ग्राउंड ज्वेल्स हासिल करने वाला था। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था, जानता था कि ट्रेडिशनल हैकिंग मेथड्स रॉकस्टार जैसी कंपनी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। उनके डिफेंसेस बहुत मजबूत थे, उनकी सिक्योरिटी बहुत कड़ी। इसलिए उसने एक अलग तरीके का सहारा लिया, सोशल इंजीनियरिंग। उसने एक अकेले रॉकस्टार एम्प्लॉई को निशाना बनाया, एक सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास सेंसिटिव डेटा तक पहुंच थी। एक साथी एम्प्लॉई बनकर एरियन ने एडमिनिस्ट्रेटर को बहला फुसलाकर कंपनी के इंटरनल नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त कर। ये एक आसान तरीका था, ह्यूमन ट्रस्ट और भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीके से काम। एक बार अंदर जाने के बाद आर्यन का पूरा राज था।
उसने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो से इसके अर्ली डेवलपमेंट फुटेज, सोर्स कोड और दूसरा सेंसिटिव डेटा डाउनलोड किया। फिर उसने स्टोलन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ली, गेमिंग कम्युनिटी में टहलता मुझा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, रॉकस्टार की रेपुटेशन पर एक चोट और एरियन की स्किल्स का प्रमाण। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली जीत थी। भाग 9, अफरा तफरी का वादा। आर्यन के डिजिटल टेरर का राज एक ठंडी मार्च की सुबह अचानक खत्म हो गया। पुलिस ने एक सूचना पर कार्यवाही करते हुए उसके होटल के कमरे पर छापा मारा। उसके कंप्यूटर और अन्य उपकरण जब्त कर लिए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कंप्यूटर के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और ब्लैकमेल के कई मामलों में आरोप लगाए गए। फैंटम बेनकाब हो गया था। मशीन में भूत आखिरकार पकड़ा गया था। अपने ऑटिज्म निदान के कारण आर्यन को मुकदमे के लिए अयोग्य समझा गया और उसे एक उच्च सुरक्षा मनोरोग अस्पताल में अनिश्चितकालीन हिरासत की सजा सुनाई गई। अदालत में उसे एक परेशान माँ के रूप में देखा, अपनी प्रतिभा का शिकार। लेकिन सलाखों के पीछे आर्यन अडिग रहा। जैसे ही उसे ले जाया जा रहा था, उसने कथित तौर पर गैलरी की ओर मुड़कर एक खौफनाक वादा किया, एक दिन मैं वापस आऊँगा और जो आगे होगा वह और भी बड़ा होगा। उसके शब्द हवा में लटके रहे, एक कठोर याद दिलाते हुए डिजिटल दुनिया जहाँ सबसे सुरक्षित सिस्टम ने दृढ़ दिमाग में सनक दुनिया का सुरक्षा, और कहीं साइबर स्पेस की गहराई में हैकर्स की एक नई पीढ़ी देख रही थी। आर्यन की गलतियों और जीत से सीख रही थी, दुनिया पर अफरा तफरी फैलाने की अपनी बानी का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।